सो हाय एवरीवन। तो फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि सेक्शन सी में आपसे पूछा जाता है। सेक्शन सी में जितना भी पॉसिबिलिटी है इस साल क्वेश्चन पूछने का, वो सारा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी जो जो शॉर्ट आंसर सेक्शन बी में पूछा जाता है, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, मेरे चैनल पे है। प्लीज आप उसको विजिट करना, देखना। और वहीं में से आप लोग को कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, लास्ट मोमेंट वो सब वीडियो भी देख लेते हो, तो आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। ये पूछ सकता है आपसे, मोलैरिटी किसको कहते हैं, मोलैलिटी किसको कहते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको इस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस बार पूछने का चांस है। तो देखो क्या है, इफ 1.17 ग्राम ऑफ सुगर इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, its boiling point is increased by 0.017 डिग्री सेल्सियस, फाइंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यानी केबी निकालने बोल रहा है। हम इसका फॉर्मूला वगैरह पुट कर देते हैं, तुम लोग का काम होगा पूरा सॉल्व करके इसका आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। यहां पे बोला है 1.17 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 1.17, और सुगर है यानी इसका जो मोलर मास होगा वो आ जाएगा आपका 342 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें 25 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है जो कि है 25 ग्राम। इस बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है डेल्टा टीबी जो कि है 0.017। आपसे क्या बोला है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी निकालने का। तो देख, डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला एक है केबी इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ पे जो शुगर है वो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा, तो आई का वैल्यू 1 होगा, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.017, केबी हमें निकालना है। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 1.17 इंटू 1000, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारा 342 इंटू यहां पे क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25। अब बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, केबी निकाल लेना और कमेंट में आंसर करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बोले नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का रिएक्शन क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का रिएक्शन ये होता है, एनोड पे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और कैथोड पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। एनोड पे अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे बात करोगे तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो यहां पे बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो आपको यहाँ पे वेट डिपॉजिटेड, तो वेट डिपॉजिटेड निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटू आई इंटू टी, ठीक है। E इंटू आई इंटू टी बाई 96500। हम सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर देना। अगर हम E का बात करें, E यानी इक्विवेलेंट मास, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक मास है 63, और n फैक्टर कॉपर का CuSO4 में 2 होता है, क्योंकि Cu+2 स्टेट में होता है। I यानी करंट, करंट देखो 1.5 दिया हुआ है। टाइम तुमको सेकंड में लेना है, देखो टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा 96500। इसको सॉल्व कर लेना तो वेट डिपॉजिटेड आएगा। सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करना। आगे नेक्स्ट, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किसको कहते हैं? तो फैराडे का 2 लॉ है, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिटेड होगा वो चार्ज फ्लोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि अगर एक से अधिक सेल को हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो उस केस में जो अलग अलग सेल का एनोड और कैथोड में इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। इसी को अगर स्टेटमेंट वाइज हम बोले तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ऐसे बोला जा सकता है, वेट डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन। और अगर हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेटमेंट बोले तो हम क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, इफ मल्टीपल सेल आर सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज then equal number of gram equivalent of substance is oxidized or reduced at electrodes of different cell। तो ये दो लॉ याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है एलिमेंट्री रिएक्शन और रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोला जाता है, और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना, रेट कांस्टेंट यानी के। तो के को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 हो तो उसी वैल्यू को हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी इज नोन एज रेट कांस्टेंट, एंड एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहेंगे, द रिएक्शन व्हिच गेट्स कंप्लीटेड इन वन स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। लिख लेना आंसर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जिंक कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं। तो ZnCd और Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ZnCd और Hg के नॉर्मल स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है और ट्रांजिशन होने के लिए इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। इसी वजह से इनको ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। ZnCd and Hg are not considered as transition element because in normal state and common oxidation state these elements have completely filled d orbital। ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट अगर बात करोगे तो प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो हम इसका आपको तरीका बताते हैं, आंसर में कमेंट करना, कमेंट में आंसर कर देना कि कौन कौन सा कलर्ड होगा और कौन कौन सा कलरलेस होगा। बाबू अगर D0 और D10 है तो कलरलेस होगा, D0 D10 कलरलेस, और D1 से लेकर के 9 तो कलर्ड होगा। तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और हमको बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बोला है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है √N × N+2, जहां पे n क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक और सवाल ऐड कर सकता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का। अगर म्यू का वैल्यू इक्वल टू 0 आया है तो डायामैग्नेटिक, और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो पैरामैग्नेटिक। अब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना, ठीक है। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का भी तरीका हम बताते हैं। D1 से अगर D5 है तो जितना इलेक्ट्रॉन D1 D2 D3 D4 D5, तो जितना D में इलेक्ट्रॉन उतना अनपेयर्ड। अगर 5 से ज्यादा हो गया तो 10 माइनस जितना D इलेक्ट्रॉन है, जैसे 6 है तो 10 माइनस 6 तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। D7 है तो 10 माइनस 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना और इस फॉर्मूला को यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना और आंसर कमेंट में कर देना। नेक्स्ट यहां पे बोला है राइट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। ठीक है, पायरोलुसाइट ओर के मदद से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं, उसका स्टेप क्या है, तो ये आपका स्टेप है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पे बोला राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस होता है, तो ये इसका प्रोसेस है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। देखो हमको लग रहा है ना कि दोनों में से कोई एक मेथड इस बार जरूर पूछा जाएगा, इसलिए दोनों मेथड को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट यहां पे बोला है IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए। बाबू IUPAC नेमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर IUPAC नेमिंग करने में आपको दिक्कत है तो मेरे चैनल में ऑलरेडी 30 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे IUPAC नोमेनक्लेचर का पूरा डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको जाकर के जरूर देखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तुम्हारा हो गया। फिर ये तुम्हारा 3 कंपाउंड हो गया, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर, और ये तुम्हारा 3 कंपाउंड हो गया, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर से हर बार आपको सवाल पूछा जाता है। ये कुछ 9 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसी में से कुछ आपको 2-3 कंपाउंड दिखाई दे सकता है, इसलिए एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूजिंग IUPAC नेम, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है। शॉर्ट आंसर जब हम आप लोग को बता रहे थे 1 मार्क्स वाला, तो वहां पे स्ट्रक्चर लिखना सिखाए थे। तो ये सब कुछ कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार का सवाल पूछ सकता है, या तो IUPAC नेम, ठीक है, लिखने के लिए दे सकता है, या तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए दे सकता है। तो इनका स्ट्रक्चर आप जरूर लिख लेना, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह भी जाए ना तो वीडियो देखने के बाद कमेंट कर देना, हम अलग से वीडियो बना देंगे। जितना भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आपको करा रहे हैं वो सबका क्वेश्चन, वो सबका लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के देख भी सकते हो। नेक्स्ट
यहां पे बोला है कि इस सब कन्वर्जन वाला क्वेश्चन, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब आप लोग कर लेना। क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए ऊर्ज रिएक्शन लगा लोगे, ठीक है, यानी 2Na और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा देना। साइक्लोहेक्सेनोल को साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराना, K2Cr2O7, KMnO4 या CrO3 इन सब के साथ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन में सेंडमेयर्स रिएक्शन लगा देना, ठीक है, या गेटरमैन रिएक्शन लगा देना, दोनों में से कोई रिएक्शन लगा दोगे ये कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से देखो और इंपॉर्टेंट कुछ कन्वर्जन है, तुम लोग को बहुत डर लगता है, इसे जितना भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पूछने का चांस है वो सारा हम बता दे रहे हैं। बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में, तो इसको HNO3 और किसके साथ रिएक्शन कराना, बेंजीन को HNO3 प्रेजेंस रखना H2SO4 का। यहाँ पे बेंजोइक एसिड को मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, इसको Br2 प्रेजेंस FeBr3 का रख लेना। 1 क्लोरोब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, वापस से ऊर्ज रिएक्शन लगा लेना, 2Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराना, ये सब कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट, यहां पे बोला है व्हाट इज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। किसे कहा जाता है, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में 2 डोनर एटम होता है बट एक टाइम पे एक ही यूज करता है, उसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल Cn और NO2 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे बोला है प्रोडक्ट लिखने के लिए, देखो HBr के साथ रिएक्शन कराया है, मार्कोव-निकोव एडिशन होगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देना और इसमें Br जोड़ देना, प्रोडक्ट बन जाएगा। HBr प्रेजेंस रखे है पेरोक्साइड का, तो अभी की बार डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन दोगे और यहां पे Br जोड़ोगे। बात क्लियर है, ये डबल बॉन्ड तोड़ देना, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे Br, और यहां पे जब HBr सिर्फ रहेगा तो यहां पे Br जुड़ेगा और यहां पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड दोनों केस में टूटेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर से देखो कन्वर्जन है, हाउ विल यू ब्रिंग दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जितना कन्वर्जन हम तुम लोग को यहाँ पे करा दे रहे हैं ना, देखना एग्जाम पेपर में इसी में से कोई ना कोई कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, अभी कुछ देर पहले बताए थे HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देना। इथेन नाइट्राइल को इथेनामाइन में चेंज करना है, तो इसको नॉर्मल आप क्या करना, H2 के साथ रिएक्शन कराना, प्रेजेंस रख लेना किसका, NiPt और Pd का, तो हाइड्रोजिनेशन करा करके भी तुम ये काम कर सकते हो। बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करोगे, टॉलिन को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, एक रिएक्शन बता रहे हो वो सेम टू सेम रिएक्शन यहां पे हो जाएगा। टॉलिन को अगर तुम बेंजोइक एसिड में चेंज करना चाहते हो ना, तो आप इसको पहले बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देना, और टॉलिन को बेंजल, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी, ठीक है, टॉलिन यानी अल्काइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ये रहा तुम्हारा टॉलिन, इसको तुम रिएक्शन करा देना अल्कालाइन KMnO4 के साथ, ठीक है, और प्रेजेंस रख लेना वाटर का H2O का, तो ये डायरेक्टली तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना रिएक्शन का। बाकी तो रिएक्शन आसान है। नेक्स्ट, तुमसे ये पूछ सकता है विलियमसन सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन है भाई, नेम रिएक्शन से तो कितना सवाल पूछता है, आप लोग को अच्छे से पता ही है। विलियमसन सिंथेसिस किसको कहते हैं, अल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ईथर बनता है, इसी रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, कॉल्वेज रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन, दोनों का दोनों नेम रिएक्शन है, ये आपका स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेना। रिमर टीमन रिएक्शन और कॉल्वेज में क्या होता है, तो कॉल्वेज रिएक्शन में इसको NaOH और CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस रखते हैं SO2 का, तो जो OH है ना उसके बगल वाला कार्बन पे COOH ग्रुप आ जाता है, जिसको हम लोग सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। ये हो गया कॉल्वेज रिएक्शन। और रिमर टीमन में क्या होता है, NaOH CHCl3 और वाटर का प्रेजेंस होता है, बस इस COOH के जगह में CHO यानी एल्डिहाइड आ जाता है और उसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये है तुम्हारा कॉल्वेज रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहां पे बोला है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसको Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराए हो, तो ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, यानी इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे, सॉरी इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाएगा Mg और यहाँ पे Br, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये बन जाएगा। इसको जब OCH3 और कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराए हो तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा और एक बार पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जाकर के जुड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पे CHO को ये NH2 के साथ रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा NH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आगे नेक्स्ट,
यहाँ पे बोला आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। अब तुम लोग का काम है इनका आईयूपीएसी नेम लिख लेने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम जो बार बार आपको बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये सब का नाम लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है। इसको हम लोग रिएक्शन करा है NH2CO NH2 के साथ में, तो यहाँ सेमी कार्बाजोन बनता है। इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा N, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा NH3, फिर आ जाएगा N NHCO NH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। फिर इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे, ये एनालीन है यार, ठीक है, NH2, तो यहाँ पे एक बार Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? तो वैसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। और कैनिजारो रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? ये है आपका कैनिजारो रिएक्शन, बात समझे, ठीक है। और इस कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना, ये तुम्हारा एक बार ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट में बदलेगा और एक तुम्हारा रिड्यूस होकर के अल्कोहल में बदलेगा। तो ये तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन है। सिंपल सा बात ये याद रखना कि कैनिजारो रिएक्शन वैसे एल्डिहाइड देता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसी का उल्टा एक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखो एल्डोल रिएक्शन आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन तुम लोग को बताया। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? वो एल्डिहाइड और वो कीटोन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पे स्टीफेंस रिएक्शन के बारे में बोला है, ये आपका स्टीफेंस रिएक्शन है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेम रिएक्शन जितना भी ये बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनल और प्रोपेनोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो प्रोपेनल एल्डिहाइड है और प्रोपेनोन कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप या तो टॉलेंस टेस्ट कर सकते हो, टॉलेंस टेस्ट, या फिर फेलिंग्स टेस्ट कर सकते हो, फेलिंग्स टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट के मदद से आप प्रोपेनोल और प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी अलग अलग कर सकते हो। आगे नेक्स्ट, यहां पे बोला है व्हाई अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमाइन जो है वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक क्यों होता है? तो सिंपल सा बात याद रखना कि अल्काइल अमाइन में जो लोन पेयर होता है, ठीक है, वो डोनेट करने के बाद अल्काइल ग्रुप बेसिकली उसको स्टेबलाइज करते रहता है, जबकि अमोनिया में जो एनालीन में जो लोन पेयर हो, अल्काइल अमाइन और अमोनिया, अमोनिया इसको कहते हैं NH3, ठीक है, और अल्काइल अमाइन इसको कहते हैं RNH2। तो देखो ये जब लोन पेयर दे देगा ना तो इसके ऊपर में प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज को ये अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल कराता है, जबकि ये जब लोन पेयर देगा और इसके पास प्लस चार्ज आएगा तो इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। इसी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि गिव रीजन इथाइल अमाइन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनालीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इथाइल अमाइन जो है वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीजन है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसी वजह से। पीकेबी वैल्यू ऑफ एनालीन इज मोर देन मिथाइल अमाइन। तो सिंपल सा बात, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना उसका पीकेबी वैल्यू जो होता है वो कम होता है। तो बोला पीकेबी वैल्यू ऑफ एनालीन, एनालीन का बेसिक स्ट्रेंथ इथाइल अमाइन से कम होता है, इसीलिए उसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि यहाँ पे केमिकल टेस्ट दोनों के बीच में, यह है तुम्हारा मिथाइल अमाइन और यह है डाइथाइल अमाइन, यह है 1 डिग्री अमाइन, यह है 2 डिग्री अमाइन, एनालीन और एन मिथाइल एनालीन, ये भी 1 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो ये बात याद रखना, जब एक अमाइन 1 डिग्री हो और एक अमाइन 2 डिग्री हो तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक रिएक्शन कराया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो दोनों को आइसोसाइनाइड टेस्ट के मदद से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है जी, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेनामाइन,
ये तुम्हारा कन्वर्जन वाला कुछ क्वेश्चंस और है। कुछ कुछ कन्वर्जन हम बस एक्सप्लेन करके छोड़ दिए हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो हम अलग से बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम बता दिए हैं, तो वो सारा को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स का ना ये फेमस क्वेश्चन है, हर बार सवाल आता है, या तो डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछेगा या ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस पूछेगा। तो भाई दो डिफरेंस है, दो ही क्वेश्चन हम बायोमोलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट मार्क करके लाए हैं, वो जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड वो सब भी हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप लोग को एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। तो ये है तुम्हारा डिफरेंस, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आरएनए और डीएनए के बीच का डिफरेंस, तो ये तुम्हारा डिफरेंस है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये एक यहाँ पे डिफरेंस है, वो जरूर याद रख लेना, ठीक है। ये आपसे ना एमसीक्यू में भी पूछता है, डीएनए में जो होता है वो थाइमीन होता है बट यूरासिल नहीं होता है, और इसमें यूरासिल होता है बट थाइमीन नहीं होता है। ये पूछा जाता है कौन सा बेस जो है वो डीएनए में एब्सेंट होता है तो यूरासिल होता है, कौन सा बेस जो है वो आरएनए में एब्सेंट होता है तो थाइमीन होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक और है, राइट डाउन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सुक्रोज का बेसिकली ना मोनोसैकेराइड पूछा, तो सुक्रोज का क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। माल्टोज का क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। लैक्टोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड थे और उनके मोनोसैकेराइड लिखा गया है, इनसे पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, आपके सेक्शन सी में आने के चांसेस हैं, और यही में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लास 12 के दोस्तों के साथ में शेयर करना। 2026 के लिए देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मेरे को भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। तो सभी को थैंक यू, होप आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम बेस्ट जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज का जो कि है लॉन्ग आंसर वाला। तो क्या क्या लॉन्ग आंसर इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी क्वेश्चन मैं लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द, यानी आप लोग को तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अब लॉन्ग आंसर वाला नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।